बात आज की सबसे बड़ी खबर की अमेरिका के सरेंडर की और डोनाल्ड ट्रंप के यूटर्न की। दुनिया की सबसे बड़ी तबाही यानी कि रूस यूक्रेन की जंग, जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। यूक्रेन तहस नहस हो चुका है। शांति की थोड़ी सी उम्मीद दिखाई दी थी, लेकिन बात बनते बनते रह गई, या यूं कहें कि पुतिन ने बाजी पलट दी और साफ कर दिया कि रूस जिन जिन इलाकों तक पहुंच चुका है वहां से पीछे हटने वाला नहीं है। ट्रंप की शर्त नहीं मानी जाएगी, अमेरिका के दबाव में नहीं झुका जाएगा और आखिरकार ट्रंप को घुटने टेकने पड़े। रूस ने अमेरिका की उस अपील को खारिज कर दिया जिसे ट्रंप ने सजाया था, और इसकी शुरुआत अलास्का से हो गई थी। 15 अगस्त ही वो तारीख थी जिस दिन बैठक के लिए पुतिन के कदम अलास्का की सरजमी पर पड़े और उनके स्वागत में खुद डोनाल्ड ट्रंप खड़े रहे। लेकिन एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। रेड कारपेट पर चलने के दौरान आसमान में B-2 बॉम्बर मंडराने लगा। पुतिन हैरान रह गए और आसमान की तरफ देखने लगे, जिसके बाद ट्रंप उन्हें आगे लेकर बढ़ने लगे। B-2 बॉम्बर वही बॉम्बर है जिसने ईरान में तबाही मचाई थी। कहा जा रहा है कि अमेरिका का खुलेआम इस तरह से शक्ति प्रदर्शन करना पुतिन को अखर गया, खल गया, और यहीं से टकराव की हालत बन गई। इसलिए जब ट्रंप ने कहा कि सीज फायर के लिए पुतिन जेलेंस्की मिलकर बात करेंगे, तो रूस की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि दोनों की मुलाकात संभव ही नहीं है। जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर वाली बातचीत से पीछे हट गए। यूक्रेन और रूस के बीच शांति कराने के मामले से अमेरिका पीछे हट गया है, वरना इससे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप हर युद्ध को लेकर ताल ठोक रहे थे। यहां तक कि उन्होंने भारत पाकिस्तान सीजफायर को लेकर भी कई दफा दावा किया, लेकिन पुतिन के सामने डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी निकल गई। इससे पहले यह साफ हो गया था कि यूक्रेन में अमेरिकी सेना नहीं जाएगी। ट्रंप के डबल गेम से बौखलाए रूस ने यूक्रेन में हमले तेज कर दिए। पुतिन के गुस्से को इसमें ने और बढ़ा दिया, और इसके बाद रूस ने अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया। रूस को इस बात से भी नाराजगी थी कि उससे तेल खरीदने वाले देशों पर ट्रंप ने टैरिफ अटैक कर दिया, और ट्रंप के टैरिफ वॉर का असर भारत पर भी पड़ा। इसलिए ट्रंप से शांति समझौते के दौरान पुतिन ने ऐसी शर्त रख दी जिसे मानना जेलेंस्की और यूरोपीय यूनियन के लिए बहुत मुश्किल था। तो क्या कहा रूस ने? रूस ने कहा कि इस शर्त पर ही सीजफायर हो सकता है जब यूक्रेन पूर्वी डोनबास पर दावा छोड़ दे और नेटो में शामिल होने के सपने को जिंदगी भर के लिए त्याग दे। इतना ही नहीं, रूस ने यह भी कहा कि पश्चिमी देशों के सैनिकों को यूक्रेन से बाहर करें। इस पूरे घटनाक्रम को 3 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पहली तस्वीर में अलास्का में हुए महामुलाकात की झलक है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी थी, और यह बैठक बेनतीजा निकली। नतीजा सिफर रहा। दूसरी तस्वीर में ट्रंप, जेलेंस्की और ईयू के नुमाइंदे शामिल हो रहे हैं, जहां रूस की शर्तों पर बात बिगड़ गई और ट्रंप अलग थलग पड़ गए। तीसरी तस्वीर, बातचीत फेल होने के बाद रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन अटैक कर दिया और तबाही की ऐसी लकीर खींची कि इसकी गूंज अमेरिका तक सुनाई दी। अब हर तरफ थक हार कर शांति के लिए पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, पीएम मोदी की तरफ देख रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री की बातचीत व्लादिमीर पुतिन से है तो व्लादिमीर जेलेंस्की से भी है। तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका मीडिएशन से यूटर्न ले चुका है और सीजफायर से पहले सरेंडर कर चुका है। एक दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति ने फोन पर इस मुद्दे को लेकर बातचीत की प्रधानमंत्री मोदी से। और यही नहीं, एक व्यक्ति है जिनका नाम है पीटर नवारो। ये ट्रंप के मास्टरमाइंड माने जाते हैं, यानी कि ट्रंप के दिमाग में जो कुछ भी खतरनाक प्लानिंग चलती है उसके पीछे पीटर नवारो का ही दिमाग होता है।
तो पीटर नवारो ने कहा कि भारत से होकर गुजरेगा यूक्रेन रूस में शांति का रास्ता। नवारो वही शख्स हैं जिसने टैरिफ का खतरनाक खेल रचा है। इसलिए इंडिया बोल रहा है, में बड़ा सवाल, क्या अमेरिका पूरी तरह से पुतिन के सामने सरेंडर हो चुका है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने हथियार डाल दिए हैं और खुद की शेखी बघारने वाले डोनाल्ड ट्रंप आखिर पुतिन के सामने क्यों मजबूर हो गए? आइए बातचीत करते हैं। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। डॉक्टर मनन द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। मेजर जनरल ए.के. सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। प्रोफेसर सुधीर सिंह, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर धीरज कौल, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, यूएस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मेजर जनरल ए.के. सिवाच सर के पास जाना चाहूंगा। सिवाच सर, बहुत स्वागत है आपका और दर्शकों का भी स्वागत करेंगे। जय हिंद आपको सबसे पहले। और मेरा सवाल ये कि दुनिया भर में शेखी बघारने वाले डोनाल्ड ट्रंप आखिर पुतिन के सामने क्यों सरेंडर हो गए? बिल्कुल, देखो विवेक, ये सच्चाई है कि अभी पलड़ा जो है पुतिन का भारी है। इसमें सच्चाई है कि जो लड़ाई है रशिया यूक्रेन की, उसके अंदर रूस ने बहुत बढ़त प्राप्त कर ली है और ये 2.5 साल के 3.5 साल के करीब करीब लड़ाई हो चुकी है। 20% का जो इलाका रूस ने जीत लिया है यूक्रेन से। क्रीमिया को उसने 2014 में जीत लिया था। जो उसकी शर्तें हैं, अगर उसको यूरोप और अमेरिका नहीं मानते तो फिर ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और लड़ाई में अभी एडवांटेज रूस को है कि हर रोज रूस धीरे धीरे वेस्ट की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखें कि रूस की डिमांड क्या है, रूस की 4 डिमांड हैं। एक तो कि यूक्रेन कभी नेटो का हिस्सा ना बने। दूसरा बात, जो इलाका उन्होंने जीत लिया है जिसके अंदर डोनबस है, जापोरिजिया, खारासोन है, वो वापस ना दें। हो सकता है उस पर वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं कि डोनबस का इलाका बिल्कुल नहीं देंगे, जापोरिजिया, खारासोन पे बातचीत हो सकती है। क्रीमिया जो है वो एक प्रकार जो 2014 सिवाच में साहब लिया गया, जी, उसको भी एक प्रकार सिवाच सर, वो ये सब तो स्टेबलाइज करे कि स्ट्रेटेजिक वो बात उसका है, हिस्सा ठीक है। है तीसरा तीसरा जी। इंपॉर्टेंट चीज है, आप पूरा कर वो लीजिए, नहीं मेरा एक चाहते सवाल है आपसे। आप पूरा कर लीजिए। सीज फायर नहीं चाहते। वो कहते डायरेक्ट पीस डील होनी चाहिए। चौथा, वो ये कहते हैं कि अगर कोई सिक्योरिटी गारंटी देनी है यूक्रेन को, हम इसके अगेंस्ट नहीं है, मगर ये नेटो का हिस्सा नहीं बन सकता, सिक्योरिटी गारंटी आप दे सकते हो। अब वो कहते हैं कि जो बातचीत है वो बातचीत होगी। अभी जो है कि जेलेंस्की और पुतिन के बीच में कहीं ना कहीं न्यूट्रल लोकेशन में बातचीत होगी। पर मुझे लगता है इस लड़ाई में जिस प्रकार से सिचुएशन है, वाकई जो है पुतिन का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है। नहीं, वो सब और ठीक जो है। ट्रंप के मैं पास आपसे कोई क्या ज्यादा जानना चाह रहा हूं, सिवाच सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, अमेरिका खुद को पूरी दुनिया का बाप मानता है, डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे रईस आदमी मानते हैं, दुनिया भर के हथियार, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी, दुनिया भर का पैसा, दुनिया भर की जमीन, लेकिन आप और दुनिया भर के जंग को रुकवाने का वो एक खोखला दावा, जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच जो एस्केलेशन देखा था हमने, वो भी था। तो आपने इसके सामने क्यों सरेंडर कर दिया, पुतिन और रूस और यूक्रेन वाली जंग में? पुतिन के सामने आप इतने कमजोर क्यों पड़ गए अचानक से, जबकि आपने रशिया पर सैंक्शन लगा रखा है, रशिया के नाम पे आपने भारत पर सैंक्शन लगा रखा है, आपने जो करना था आपने किया, लेकिन अल्टीमेटली आपको घुटने टेकने पड़े। ये देखने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, देखो 2-3 बातें आपने बहुत महत्वपूर्ण बताई कि जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मैंने 6 युद्ध रुकाए हैं। हाँ, पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, वो कहते हैं कि रवांडा वाला, कॉन्गो के अंदर जिसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, जो 2 फैक्शन लड़ते उसको, फिर इसने कंबोडिया, थाईलैंड और हाँ, फिर अजरबैजान और अर्मेनिया, और उसके एग्जैक्टली। बाद वो कहते हैं भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध उन्होंने रुकवाया है। अब वो रशिया यूक्रेन के अगर युद्ध को रुकवाते हैं तो वो सोचते हैं कि उनका दावा जो है एक प्रकार से पीस नोबेल प्राइज के लिए बहुत पक्का हो जाएगा। मगर यह सच्चाई है कि वो उनका जब पुतिन के सामना होता है तो जो पुतिन है उनके पास कार्ड्स हैं, उनके पास पत्ते अच्छे हैं। अमेरिका जो है उसकी सिचुएशन और यूक्रेन की सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं है। सच्चाई है ग्राउंड पे अगर आप देखें कि धीरे धीरे रूस और ज्यादा जमीन देता था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, सबने ये सोचा था कि रूस जो है वो ज्यादा देर इकोनॉमिकली जम नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा लगता था कि एक अकेला देश इतने 3.5 साल कैसे जो लड़ेगा। मगर इसके विपरीत हुआ। रूस की इकोनॉमी अभी भी स्टेबल है, उसका रूबल जो है डॉलर के मुकाबले बहुत अच्छा कर रहा है। उसके 2 ही प्रोडक्ट है जो वो एक्सपोर्ट करता है मेनली, एक तो वो है ऑयल गैस और दूसरा है वो आर्मामेंट।
ऑयल और गैस उसकी मार्केट बहुत ज्यादा बनी, चाइना ने लिया, भारत ने लिया, टर्की ने लिया, यूरोप भी उससे खरीद रहा है, तो इकोनॉमी उनकी हिट नहीं की और आर्मामेंट भी उसके बिक रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अगर ये लड़ाई चलती रही तो पुतिन तो लड़ पाएंगे, मगर जेलेंस्की नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि जो भी हथियार नेटो कंट्री देता था उनके हथियारों में कमी आ गई है। अब हथियारों का जो एक प्रकार से सेफ्टी जोन अरे होना कहाँ चाहिए। चला गया वो घमंड? बहुत घमंड हुआ करता था, बहुत बड़े बड़े बिल्कुल। दावे हुआ करते थे। अब पुतिन बिल्कुल ने मुझे इनके लगता है कि घमंड बहुत के ही ज्यादा गुब्बारे खोखलापन में थी। ऐसा मिसाइल मारा है कि पूरा का पूरा गुब्बारा ही फट गया और बिल्कुल। फौरन यू टर्न का रास्ता पकड़ लिया। इससे पहले तो एब्सोल्युटली करेक्ट। 25 बार 30 बार सीज फायर करा दे, सीज फायर करा। अरे कमाल है भाई, आपने सीज फायर करा दे, आप ही बता रहे दुनिया का कोई और देश मानने के लिए तैयार नहीं है। सुधीर जी से एक रिएक्शन चाहेंगे पुतिन के सामने डोनाल्ड ट्रंप का जो सरेंडर है कि भाई दुनिया भर का पैसा, इतना अथाह पैसा आपके पास, इतने सारे हथियार, इतने सारे सैंक्शन, डॉलर की बादशाहत पूरी दुनिया में, और आप खुद को अपना अमेरिका खुद को तो मानता है पूरी दुनिया का बाप, लेकिन वो रशिया के सामने कमजोर पड़ गया। देखिए, यूक्रेन और रसिया की जो लड़ाई फरवरी 22 से जारी है, 3.5 साल लगभग हो गए। तो इसमें ये कहना कि अमेरिका बहुत पीछे हट गया या रूस बहुत पीछे हट गया, मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। परेशानी रूस को भी है, ऐसा नहीं है कि रूस परेशानियों से मुक्त है। सवाल ये उठता है कि रूस का इसके अंदर जो उसका एक आभा मंडल है आसपास, उसी पर चैलेंज था। अगर वो नेटो में शामिल होता जो यूक्रेन, तो बहुत बड़े पैमाने पर ये होता। उसको रोकने के अलावे भी बहुत सारे एजेंडा थे जो कि स्ट्रेटजिक एजेंडा हैं रूस के। तो सवाल ये उठता है कि जब पुतिन ने हमला करने का एक निर्णय ले लिया तो हमला उन्होंने किया। हमला अभी भी चल रहा है, लेकिन 3.5 साल में पुतिन भी कुछ नहीं जीत पाए हैं। देखिए, जब दावा की बात होती है तो हर पक्ष बढ़ा चढ़ा के बोलता है, 5 किलोमीटर कब्जा करेगा, 55 किलोमीटर बताएगा। ये चलता है, स्ट्रेटजी का हिस्सा है। लेकिन आप ये समझिए कि रूस के आगे यूक्रेन की जो सामरिक स्थिति है वो ऐसे ही है जैसे कि भारत के सामने नेपाल की है। लेकिन तो अगर सुधीर जी, 4 साल आप युद्ध लड़े और नेपाल को नहीं हरा पाए, तो आपकी ये विक्ट्री कहीं से मानने वाली नहीं कोई लेकिन बात। सुधीर जी, यूक्रेन थोड़ी ना जंग लड़ रहा है, जंग तो अमेरिका लड़ रहा है, जंग नेटो कंट्रीज लड़ रही हैं। देखिए, पूरा का ये पूरा फंड वहां का है, पूरा का पूरा जो पैसा है, हथियार हैं, सब वहीं से आ रहे हैं, ड्रोन्स वहीं से आ रहे हैं, सारी चीजें वहीं से आ रही हैं। ये अगर यूक्रेन इकलौता इस जंग में होता तो मेरा ये मानना है कि ये जंग महीने, 2 महीने, 5 महीने में खत्म हो गई होती। ये मात्रा का अंतर है। रूस में भी चीनी हथियार हैं, चीन की सेना है, ट्रेन कर रही है, नॉर्थ कोरिया की सेनाएं वहां है। ऐसा नहीं है कि रूस में नहीं है। उसमें क्वांटम में डिफरेंस जरूर है, लेकिन रूस में भी बाहरी सपोर्ट है। तो ये रूसी सेना कोई साधारण सेना नहीं है। जब नेपोलियन आए लड़ने के लिए रूस में, तो 6 लाख आर्मी को मारा रूसियों ने। सेकंड वर्ल्ड वॉर भी रूसियों ने ही जीता। लेकिन वही रूस की आर्मी 3.5 साल खींच गया, तो कहीं ना कहीं वो पश्चिम के देशों ने एक साइकोलॉजिकल लेवल पर रूस को डैमेज तो किया। ये मानने वाली बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब देखो, सवाल अगर ये है कि साइकोलॉजिकल डैमेज है तो मुझे लगता है पुतिन सीज फायर के लिए पहले ही फुर्सत में जाते। और उधर यही अलास्का में मीटिंग हुई और उसके बाद अटैक की इंटेंसिटी बढ़ गई, यहां की तक कि अमेरिकी ठिकानों को भी रूस ने निशाना बनाना शुरू कर दिया। देखिए, बिल्कुल अटैक कभी रुका ही नहीं है, कभी भी रुका नहीं है ये अटैक इंटेंसिटी साढ़े बढ़ तीन गई, मैं साल ये बात कह रहा हूं। हाँ, वो थोड़ा सा क्रिसमस वगैरह पर 1-2 दिन की राहत थी, अदरवाइज कभी नहीं रुकी। इंटेंसिटी बढ़ना घटता रहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुतिन और अगर सीधे पैर खींच लेंगे तो रूस में उनके पैर उखड़ जाएंगे। आंतरिक राजनीति की भी तो बात है। वो नहीं वो तो एक, ठीक है, एक लेकिन जो आदमी दुनिया भर में छाती पीट रहा है कि हमने 6 जंगें रुकवा दी हैं, उस देखिए, अब आदमी का ट्रम्प क्या? साहब के इन दावों में मत जाइए। ट्रम्प साहब को पहली बार शायद पता चला कि युद्ध रुकवाना इतना आसान काम नहीं है। बयान दे के मैं बयानवीर वही बनना बात बहुत। कह रहा हूं, मैं इसी तो इसी ये लाइन पे आ ट्रम्प रहा था। साहब का तो एक है खेल है, हाँ। लेकिन उसमें कोई दम नहीं है। उनको पहली बार एक 1-to-1 का सामना करना पड़ा। तो वो मोटा मोटी आप देखिए कि दोनों पक्ष, ट्रंप और पुतिन, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर दोनों शांति चाह रहे हैं, पुतिन भी चाह रहे हैं। लेकिन उनके जो टर्म कंडीशन है उस पर थोड़ा सा पेंच फंस रहा है। और मुझे लगता है कि अगर 1 महीने में ये
फाइनली रिजॉल्व नहीं हुआ तो ये लंबा चलेगा, अदरवाइज विद इन ए मंथ ये रिजॉल्व हो रहा है। जी, मैं कौल साहब से एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं मनन जी आपके पास आ रहा हूं। कौल साहब, क्यों फेल हो गए डोनाल्ड ट्रंप? वैसे तो सुधीर जी कह रहे हैं फेल नहीं हुए, ये तात्कालिक है, लेकिन मैं तो मानता हूं फेल हो गए कि भाई आपने फरवरी 2025 से जद्दोजहद चल रही है, 6-8 कोशिशें हो चुकी हैं, 2 बार मीटिंग्स हो चुकी है, फिर भी आप नहीं करा पा रहे। वैसे तो कहते हैं भाई हमने तो बड़ी बड़ी जंगें रुकवा दी। अच्छा, भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने के दावे करते हैं, जबकि अगर फैक्चुअल बात की जाए तो भारत पाकिस्तान में जंग थी ही नहीं, अभी वो एस्केलेशन लैडर पर था। कौल साहब। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपसे इसमें डिफर करना चाहूँगा। देखिए, ट्रम्प, ये समझना ज़रूरी है, उनका वन ऑफ द बिगेस्ट स्विंग वोटर जो मैं बार बार आपको बताता हूँ, वो वर्ल्ड पीस की तरफ था, और कहीं ना कहीं एआई रेस की तरफ और जॉब क्रिएशन की तरफ, तो कई, और इन्फ्लेशन, तो कई सेक्टर्स पे वो इतना परफॉर्म नहीं कर पाए। अब पीस सेक्टर पे वो कर रहे हैं। मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि वो नोबेल प्राइज के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उनकी लेवल पे नोबेल प्राइज इज नॉट अ बिग डील। ओबामा के पास वो नोबेल प्राइज है, क्या कर लिया? इट्स नॉट। आप ग्लोबली देखें, अपने आप को इंडियन के जैसे ना सोचे, बाहर निकल के देखें दुनिया में, तो आपको एक बात समझ आएगी कि वो एफर्ट तो पूरा डाल रहे हैं पीस करने के लिए, जो कि अप्रिशिएटेड है। मैं फिजिशियन भी हूं, मैंने आपको बताया, मैं यूक्रेन रशिया कई बार जा चुका हूं, और मेरे कई मित्र हैं, दोनों जगहों से आते हैं। वन ऑफ द, ये बिल्कुल सही बात है, वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड वॉर। और ये बात तो क्या कहते हैं, आपके पुतिन ने भी बोली थी कि भाई अगर ट्रम्प होते, अभी अलास्का में बोला था, तो शायद ये वॉर ही नहीं शुरू होता। और मैं इस बात से एग्री करता हूं। मैं कोई ट्रम्प सपोर्टर या डेमोक्रेट सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा, एक लॉजिकल बात कर रहा हूं। और ये बात आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट की, नेपाल का यूक्रेन के साथ कंपैरिजन बिल्कुल इरेशनल है, क्योंकि यूक्रेन को सपोर्ट पूरा नेटो का बिल्कुल सही पहले से था। मैटर ऑफ फैक्ट, जब ये वॉर शुरू हुई, मैं भारतीय टीवी पे ही एक शो में था, जिसमें कई मिलिट्री एनालिस्ट थे, उनका ये कहना था 6 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी। और तब मेरा ऑन रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, मैंने यही बोला था, और आई वाज द ओनली पर्सन टॉकिंग कि ये पूरा प्रिपेयर्ड है, ये सालों चलेगी और बहुत ब्लडी वॉर होगी। और इस पूरे वॉर में सबसे बड़ा नुकसान यूक्रेनियन एक कॉमन आदमी का हुआ है। रशियन आदमी का तो हुआ ही है, जान माल की नुकसान हुआ है, लेकिन यूक्रेन को रीबिल्ड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट $480 बिलियन है। उनके रेयर अर्थ मिनरल्स की अगर आप बात करें, हाफ हाफ ट्रिलियन से कम है। और ऑन टॉप ऑफ दैट कितने वुंडेड, मैं आपको एक रफ एस्टिमेट देता हूं, एज अ ह्यूमनिस्ट, एज, आप छोड़िए आप किस देश से हैं, आप एक इंसानियत की अगर आप सोचेंगे, सिविलियन जो जेलेंस्की ने एग्री किया है, वो 16,500 लोगों की डेथ है, जिससे कहीं ज्यादा एंटिसिपेटेड नंबर्स हैं। 6 मिलियन लोग अपनी कंट्री को छोड़ चुके हैं, यूरोप में घुस चुके हैं, एक पूरा क्राइसिस आया हुआ है। 3.7 मिलियन लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं। अगर आप मिलिट्री लॉसेस की बात करें तो तकरीबन 45,100 अगर उनके ऑफिशियल नंबर देखें, और अगर दूसरों, और वुंडेड है तकरीबन 4 लाख। और अगर पूरा देखें और देखें तो तकरीबन 1.5 लाख मोर्टेलिटी की बात होती है। उधर रशिया की साइड से 95,000 to 250,000 सोल्जर्स किल्ड। फाइनेंशियल कॉस्ट की अगर बात करें छोटी सी, तो यूक्रेन में तकरीबन इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट $686 बिलियन आएगी। अभी तक यूक्रेन को 2,67,000 यूरोस का एड मिल चुका है। और रशिया के अंदर थोड़ा सा लॉस कम है, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कम है। उनका तकरीबन $211 बिलियन का लॉस है, जिसमें मोस्टली इक्विपमेंट है और डायरेक्ट कॉस्ट है। तो कहीं ना कहीं हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इस वॉर को कौन रुकाता है, दैट डजंट मैटर। ये वॉर रुकनी चाहिए। एक ही कल्चर के लोग, एक ही रिलीजन, एक ही एथनिसिटी ऑलमोस्ट। नहीं और नहीं, ये बात आप बिल्कुल सही आप जनरल मेरा साहब ने बोली। कौल साहब, आप बेशक मैं डोनाल्ड ट्रंप के वेल विशर होंगे, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। मेरा ये, वेल विशर मैं नहीं, कहीं भी ये नहीं कह रहा हूं कि भाई ये युद्ध नहीं रुकनी चाहिए, मैं युद्ध उन्मादी नहीं हूं, मैं वॉर मॉन्गरिंग करेक्ट नहीं कर रहा हूं। करेक्ट, लेकिन मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, एक व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न है, एक देश जो सबसे पावरफुल है, मैं ये कह रहा हूं अगर वो देश ये दावा कर रहा है कि वो मीटिंग करके वॉर रुकवा देगा, बार बार ये दावा कर रहा है, तो फिर आखिर फेल क्यों हो जा रहा है? मैं देखिए, कभी मैं भी प्रोसेस को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। या तो सवाल यह है कि आप दावा अपने दायरे से बाहर जाकर कर दे रहे हैं, आपको लगता है कि आपने, सब आपकी जी हुजूरी करे जैसे पाकिस्तान कर रहा है। बिल्कुल क्वेश्चन उस पर आपका है, इंटेंसिटी पर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपने पूछा। इसके लिए आपको इलेक्शन पे जाना पड़ेगा। जब इलेक्शन हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा वोटर बैंक जो स्विंग हुआ, वो वर्ल्ड पीस की तरफ था, जो मिलेनियल्स और जेनजी वोटर हैं, जिनको अपना फ्यूचर ही वर्ल्ड वॉर 3 में दिख रहा है।
तो इन्होंने उनको बहुत अट्रैक्ट किया। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है, कहना और करने में जमीन आसमान का फर्क है। इवन डेमोक्रेट रिप्रेजेंटेटिव तब बोल रहे थे ये बच्चों का खेल नहीं है वॉर रुकवाना, और ये बात सही है, इट्स नॉट दैट इजी। आप ये समझिए, जो जनरल साहब ने पॉइंट आउट किया, अगर आप उस एरिया में जाएंगे जिसको ईस्टर्न यूक्रेन बोलते हैं, जी। जिसके अंदर डोनबास का एरिया है, वहां पे कई सालों से लड़ाई चल रही है। वहां पे एक नेचुरल टेरेन है, उसके पार रशिया क्रॉस ही नहीं कर पा रहा। अगर आप उसके पास करेंगे तो प्लेन ग्राउंड है, फिर टैंक्स आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया का इस पे पेच फंसा हुआ है कि क्या हम उसको वो एरिया दे दें, जो कि ट्रंप ने 4 जो उन्होंने शर्तें रखी हैं उसमें से एक वो है कि वो एरिया रशिया को मिल जाए और थोड़ा बफर जोन क्रिएट हो, और यूरोपियन यूनियन कुछ गारंटीज दे, लेकिन नेटो की मेंबरशिप ना मिले। तो ये बहुत मुश्किल है ये करना, और मुझे आपकी बात से 100% एग्री करता हूं कि इसका रास्ता मुझे लगता है मोदी जी भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, भारतीय सरकार कर सकती है, इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशनशिप रशिया के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं। लेकिन वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा होगा अगर ये लड़ाई रुक जाए। और ये मत भूलिए, जो रेयर अर्थ मिनरल्स की मोनोपोली चाइना के पास 89% है। मैं बायोटेक कंसल्टेशन करता हूं तो फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ा हूं, उसका एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट दुनिया पे दिख रहा है। हम तो सब यही चाहते हैं कि वर्ल्ड में पीस हो, इंडिया चाइना रिलेशनशिप भी अच्छा हो, नहीं, वो लेकिन तो मोनोपोली कोविड के होना समय ही रेयर राइज हो अर्थ गया का था। इज अ वेरी डेंजरस। और जब चाइना ने ताइवान को लेकर जब दावे शुरू किए, उसके वक्त से ही वो मार्केट हिट होने लग गया था जब ताइवान में क्राइसिस आया। एब्सोल्युटली, तो वो एक एब्सोल्युटली। डिफरेंट एंगल है। लेकिन बात यहां पर है कि भाई ये जो बहुत लंबी 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 बातें की डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या उस पर वो खरे उतर पाए? मैं मनन द्विवेदी जी का इस पर रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद शिवाज सर आपके पास आ रहा हूं। मनन द्विवेदी जी। कि मैं यहाँ पर कहूंगा कि अगर हम अमेरिका को देखें तो अमेरिका में जो जो स्टेज थी अमेरिका के डेवलपमेंट और ग्रोथ की और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की जो स्टेज थी, तो वो वो स्टेज ये थी कि 1890 में पॉपुलिस्ट कल्चर था, पॉपुलिस्ट कल्चर था वहां पर, जिसके चलते इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो कंट्री को रूल कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, और एक तरीके से प्रोटेक्शनिज्म वगैरह की सारी बातें आ रही थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिस्ट्री का चक्र वहां से आगे बढ़ा है, और ट्रंप भी अपनी टैरिफ गिरी की बातचीत कर रहे हैं। पर मैं आपको ये कहूंगा कि कोई भी जो राष्ट्र है वो अपने राष्ट्र हित में ही काम करता है। वो अलग बात है कि अमेरिका बहुत इंटरवेंशनिस्ट रहा और उसने वियतनाम, कोरिया, निकारागुआ, इराक, सीरिया, इन सब जगहों पर जाकर इंटरफेयर किया, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ। पर मैं कहूंगा कि जो मैंने आपको पहले बताया पॉपुलिस्ट था, तो कहीं ना कहीं अमेरिकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में और राजनीति में ये पॉपुलिज्म वापस से रिटर्न हुआ है, वापस आया है। आवाज नहीं पर आ रही हमको है। ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो वर्ल्ड पीस का, जैसे कि पहले वक्ता ने कहा, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन राइट्स की बात हुई, और एक दिन के अंदर डिक्लेयर किया था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो आते ही पहले दिन ही, एक दिन में ही, 24 घंटे में ही यूक्रेन और रशिया के वॉर को खत्म कर देंगे। पर ये उन्हें अब समझ में आ गया कि ये लंबा लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिस्ट्री का चक्र भी रिपीट हो रहा है। पर इसमें मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा, जो टैरिफ की जो बातचीत है उसमें नवारो ने तो यहां तक बोल दिया है, पीटर नवारो ने, कि एक तरीके से बिग ऑयल ही भारत की विदेश नीति को और भारत की कूटनीति को ड्राइव कर रहा है, और भारत एक तरीके से रशिया की सामरिक मदद कर रहा है और आर्थिक मदद कर रहा है उनसे ऑयल खरीद कर। और उससे भी बड़ी बात पीटर नवारो ने ये बोल दी, जो एक एकेडमिशियन रह चुके हैं, और उनकी एक पुस्तक डेथ बाय चाइना बड़ी पॉपुलर हुई, और जेड कुशनर जो सन इन लॉ है ट्रंप के, उन्होंने ये पुस्तक पढ़ी अमेजन से मंगवाकर, और इसके बाद उनको कैबिनेट में और जो मेन स्टे लोग होते हैं, क्लोज कॉमरेड्स होते हैं ट्रंप के, उसमें जगह मिली। तो मैं यहां पर ये कहूंगा कि नवारो ने यहां तक कहा कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 20 वर्षों से चल रही है भारत और अमेरिका के बीच में, जिसमें ट्रेड, डिफेंस, कल्चर और सोसाइटल, एजुकेशनल, बहुत सारे एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व है, तो वो जो बातचीत है वो खतरे में पड़ जाएगी, ऐसा बोले हैं पीटर नवारो। तो ये बड़ी शोचनीय और बात है, और इस पे ये भारत के लिए भी कंसर्न की बात है। पर जहां तक यूक्रेन
मैं ये कहूंगा कि जहां तक यूक्रेन और रशिया वॉर की बातचीत है, वहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो कंडीशंस पुतिन लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बात हम देख सकते हैं कि टर्की की तरह रशिया, उनका जो नहीं फॉरेन वो पॉलिसी एम, वो प्रेशराइज क्यों नहीं कर पा रहे डोनाल्ड मैं, ट्रम्प? जी जल्दी से। अच्छा हाँ बताएं। मैं कह रहा हूं प्रेशराइज क्यों नहीं कर पा रहे? जो प्रेशर डालते, कहते हैं हमने ट्रेड व्यापार की बात कही भारत और पाकिस्तान से, हमने बताया कि भाई आपके साथ हम आपके ट्रेड पर हम लगाम लगा देंगे या कुछ लगा देंगे या जो कुछ भी उन्होंने कहा था, तो दोनों ने वॉर रोक दी। तो ये जो ट्रेड वाला ये जो एक तरह से टायरेंट वाला एटीट्यूड है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये जो एटीट्यूड है, हाँ। प्रॉब्लम वहां पर है। देखिए यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत में हमारे कंट्री के एकेडमिक्स, भले ही वो दिल्ली में बैठे हों या वो या फिर भारत के किसी और क्षेत्र, किसी और सिटी में बैठे हों, वो लोग ये उन लोगों के लिए थोड़ा फैशनेबल हो जाता है और एक तरीके की विचारधारा ऐसी हो जाती है कि अमेरिका कुछ भी करता है वो एंटी इंडिया ही होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो ट्रंप ने किया है वो अच्छी बात है या उसको मैं सेव करने की बात नहीं कर रहा ट्रंप साहब को, पर फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो लैक ऑफ फेथ है भारत की सिविल सोसाइटी में और भारत के एकेडेमिया में अमेरिका की तरफ, वो अलग बात है कि उन सबके परिवार के लोग पढ़ाई हार्वर्ड और आईवी लीग कॉलेजेस में ही जाकर करते हैं और अमेरिका से ही उनका स्टेटस और प्रेस्टीज आता है। जी मैं आपका जो विचार है वो उससे मैं टोटली अग्री नहीं करता। मेरा जो क्वेश्चन और मेरा जो डिबेट का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आपका एटीट्यूड मतलब डोनाल्ड ट्रंप का एटीट्यूड देखिए आप। कॉल साहब एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास। वो एटीट्यूड कैसा है? डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की को बुलाते हैं व्हाइट हाउस, वहां पर जो है किस लहजे में बातचीत करते हैं? क्या एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल वो बात गलत। बेशक अगर आप उनको पैसे भी दे रहे हैं तो आप उनसे हाँ। बदले में डील भी कर रहे हैं, कोई आप उनको फ्री में पैसे दे नहीं रहे, आप उनसे डील भी कर रहे हैं और आप जिस हिसाब से उनसे बातचीत करते हैं, कहते हैं तुम हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो और पता नहीं किस तरह, इस तरह का एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है, किस तरह के कपड़े पहन के आए हो। वो जो एटीट्यूड है कि अमेरिका ही इस पूरी दुनिया को चला रहा है, ये वाला एटीट्यूड, ये क्वेश्चनेबल है। इस पर सवाल उठा रहे बार बार। अगर अमेरिका ही दुनिया को चला रहा है तो पुतिन को तो वॉर रोक देनी चाहिए थी, फिर आपको यू टर्न नहीं लेना चाहिए था, फिर आपको सवाल वहां पर जो है नहीं पूछने चाहिए थे, फिर आपको यह नहीं कहना चाहिए था कि पहले दोनों मिलकर बातचीत कर ले, अभी हम मध्यस्थता नहीं करेंगे। एफर्ट की तारीफ होनी चाहिए कि आपने एफर्ट लगाया कि एक जंग रुकनी चाहिए, लेकिन सवाल एटीट्यूड को लेकर है। नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल सही कह रहा हूं, एटीट्यूड भी है, पर मैं आपको यह बात कहूंगा कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों को देखें और थ्योरी को भूल जाएं, हम लोग अवधारणाओं को भूल जाएं, बिल्कुल उनको रेलीगेट कर दें बैक बर्नर पे, तो भी हम ये पाएंगे कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक कहावत है। उसके चलते मैं ये बात आपकी बात से एग्री करता हूं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को समझना चाहिए कि अगर वो अमेरिका को एक असलियत में, सच्चाई में और यथार्थवाद के प्रिज्म में अगर एक रेगुलेटर कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, या फिलेंथ्रोपिक बनाना चाहते हैं, जो तो कैपिटलिस्ट हैं तो फिलेंथ्रोपिक तो बनाना ही नहीं चाहते, पर ये ग्रेट पावर की जो मैंने बात बोली आपसे, उसके अलावा फिलेंथ्रोपिक की बात बोली, और अमेरिका सबसे बड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइडर विश्व के कई क्षेत्रों में रहा है, तो उसके चलते ये बात हम कह रहे हैं कि ट्रंप ने सीमाएं तोड़ दी हैं, ये बात सही हो सकती है, पर अमेरिकन प्रेसिडेंट शुरू से ही, जॉर्ज बुश के समय भी ऐसा ही हुआ था, ओबामा के टाइम में कम हुआ, क्लिंटन बिल्कुल मैनेज करते थे। जी नहीं, अच्छा। अभी देखिए ना आप अमेरिका, आप कह रहे कि भाई अमेरिका जो है वो जंग नहीं चाहता, और अमेरिका भी रशिया को फंडिंग कर रहा है। अमेरिका चाइना को कुछ नहीं बोलता, चाइना जो सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है रशिया का, वो उसको कुछ नहीं बोलता, वो फंड्स जा रहे हैं ना वहां पर। अमेरिका खुद फर्टिलाइजर और पैलेडियम और बाकी के रासायनिक और उर्वरक खरीद रहा है वहां से, वो पैसे भी जा रहे हैं रशिया को। तो ये दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? सिवात सर से इसका जवाब चाहेंगे। सिवात सर। हाँ देखो, यही सच्चाई है कि अमेरिका का ये डबल चेहरा, दोगलापन है, वही इस लड़ाई को अभी रोकने में असमर्थ रहेगा। अब वो भारत की तरफ उंगली उठा रहा है कि भारत जो ऑयल लेता है रूस से और उसको फिर रिफाइन करके वो बेचता है यूरोप में भी और कहीं ना कहीं बाकी अफ्रीकन कंट्रीज। अब इसको समझना चाहिए, भारत सबसे ज्यादा
तेल लेने वाला देश नहीं है। हम $52 बिलियन हैं, जबकि जो चीन है वो $62 ले रहा है। और इसके बाद जो एलएनजी है वो यूरोप $78 बिलियन ले रहा है, टर्की $28 बिलियन का ऑयल ले रहा है। तो वो भारत को अकेला टारगेट करना, मुझे लगता है सबसे बड़ी बेवकूफी है डोनाल्ड ट्रंप की। भारत एक बहुत ही उसका कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर था। 2000 के बाद एक पार्टीजन बाई पार्टीजन अंडरस्टैंडिंग थी, चाहे रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट आए, हमारे जो रिश्ते बढ़ते चले गए। क्योंकि अगर उसको चीन से, क्योंकि सबसे प्रॉब्लम क्या है, चीन एक बहुत बड़ी शक्ति भी बनने वाली है, एक बहुत बड़ी एडवर्सरी भी है अमेरिका के लिए भी और भारत के लिए भी। अगर उसको उसने मुकाबला करना था, उसको भारत की जरूरत थी। हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन की, जो कि एक जीओसो एमआई जो जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन, कोम कासा कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी सिक्योरिटी अरेंजमेंट, लीमियो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट और बेका बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट। इन ये क्या है? ये एग्रीमेंट वो है कि भाई आप रियल टाइम इंटेलिजेंस, आप टेक्नोलॉजी कर सकते हो ट्रांसफर, आप एक दूसरे की सैटेलाइट से मदद करेंगे। और आपने एक ऐसा काम कर दिया कि 25% के बाद पेनल्टी आपने 25% हमारे ऊपर लगा रहे हो, जब बाकी देश जो हमसे ज्यादा ले रहे हैं उनके ऊपर आप कुछ नहीं कर रहे। चीन के ऊपर आप कुछ कहने के लिए काबिल नहीं हो, टर्की को आप नहीं टारगेट नहीं, कर ये सिवाय सर ब्रिक्स का जवाब तो नहीं है ये, या फिर ये ब्रिक्स की स्ट्रैटेजी तो नहीं है कि अभी नहीं, जो है वो सीजफायर का मुफीद वक्त नहीं है। हाँ देखो, मुझे लगता है कि 2 गलतियां डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि इस चक्कर में वो एक भारत जैसा दोस्त गुमा देंगे। और ये सच्चाई है कि अमेरिका भी वहां पर यूरेनियम हेक्सोफ्लोराइड केमिकल फर्टिलाइजर ले रहा है। अभी जो ब्रिक्स का है, अब होगा क्या इससे जो कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, भारत, रूस और चीन एक तरफ जाते हुए नजर आएंगे, ब्रिक्स और पावरफुल होगा, एससीओ और पावरफुल होगा। वो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। और मुझे लगता है जो किया है डोनाल्ड ट्रंप ने बिना सोचे समझे, उन्होंने एक ही टारगेट, और उधर भी वो लूज कर रहे हैं। भारत को टारगेट करके उन्होंने, मुझे लगता है, एक बहुत अच्छा फ्रेंड गुमा दिया, एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर उन्होंने गुमा दिया। और यह सच्चाई है कि एक समय में पुराना जो एडमिनिस्ट्रेशन थी बाइडेन की, डोनाल्ड ट्रंप को भी ईरान और अफगानिस्तान दिख रहा है वाया पाकिस्तान। तो वो इसलिए भी वो अपना पर्सनल, देखो विवेक, मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान को वो फ्रंट लाइन स्टेट की तरह देख रहा है। वो देख रहा है कि क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड होगा, उसकी फैमिली को फायदा होगा, या कहीं ना कहीं क्रिटिकल मटेरियल की जो बात हो रही है उसको एक्सप्लोर करेंगे। पाकिस्तान $2 बिलियन का ऑयल खरीदेगा, उधर गैस ऑयल करने का, तो बाल की खाल तक नहीं निकाल सकते वो तेल, क्या निकालेंगे? तो बिका हुआ है। पाकिस्तान से वो बाल की खाल तक नहीं निकाल सकते, वो तेल क्या निकालेंगे? तेल तो टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी निकाल रही है पाकिस्तान का। तो खैर उस पर किसी और दिन हम बातचीत कर लेंगे। लेकिन जो अभी सिचुएशन बनता हुआ नजर आ रहा है उस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। सुधीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद कॉल साहब आपके पास आ रहा हूं। सुधीर जी, देखिए विवेक जी, जब तेल पाकिस्तान में निकालने के लिए ट्रंप साहब ने ऐलान किया, तो पाकिस्तान के अखबार में उनके लिख रहे थे एक्सपर्ट कि भैया तेल है कहां। पाकिस्तानी हक्का बक्का थे। देखिए ट्रंप साहब कमाल का ड्रामा चल रहा है, लेकिन जियो पॉलिटिकल लेवल पर कमाल का ड्रामा चल रहा है। फुल कॉमेडी है, बगैर ₹1 खर्च किए हुए पूरे दुनिया की जनता का एंटरटेनमेंट बढ़िया से हो रहा है। ट्रंप की जो पॉलिसी है, खास करके एशिया की पॉलिसी है, 21st सेंचुरी में एशियन सेंचुरी होना है, तो ट्रंप भारत को धकेल रहे हैं कि उस ग्रुप में, जनरल साहब ने सही कहा, उस बिल्कुल ग्रुप सही में बात। शामिल बहुत बड़े लेवल पे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जनवरी में गए थे 2000 ईस्वी में वॉशिंगटन, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका एंड इंडिया आर नेचुरल एलाइज। तब से एक बिल्डिंग हो रही है दोनों देशों के बीच में। अब ट्रंप साहब को देखिए, 13वां भारत ऐसा देश है जो कि माने ट्रेड डिफिसिट में अमेरिका से है। इवन वियतनाम हमसे ज्यादा ट्रेड डिफिसिट ले रहा है अमेरिका से। तो ये भारत को टारगेट क्यों कर रहे हैं आप? ये कहीं कोई आदमी के दिमाग से ऊपर की चीज है। इसमें ट्रंप को देखिए, हथियारों की डील वाली बात है कि भारत को B-35 बेचना चाहते थे, वो B-35 भारत ने नहीं लिया। ये भी है। और सुधीर जी, ये भी खबर है मार्केट में कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि एक तरफ वसीम मुनीर बैठे, एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री बैठे, बीच में वो बैठे और भारत पाकिस्तान सीजफायर पर साइन हो और कश्मीर पर बातचीत हो जाए, जिससे उनको नोबेल प्राइज मिल जाए।
तो प्रधानमंत्री ने देखिए, तो आपको याद होगा प्रधानमंत्री को अमेरिका बुलाया गया था बहुत जल्दबाजी में, जिस पर बाद में रिएक्शन आया कि भाई प्रधानमंत्री का भी अमेरिका जाने का कोई कार्यक्रम नहीं। हाँ, जो G7 का मीटिंग चल रहा था एग्जैक्टली, कनाडा हाँ, में, वहीं तो से उस समय ऐसी बात थी। थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बात वहां तक थी, लेकिन ट्रम्प साहब का यह प्रयास जरूर था कि वो डील का जो सीज फायर हुआ उसका सारा ले लें। उन्होंने इतनी बार बयान दिया कि अब आम लोग हंसते हैं, लोग को सुबह व्हाट्सएप में मीम आता है कि ट्रम्प जो है लालू यादव के दोनों बेटों में समझौता कराने बैठे हैं। तो आप यहां तक की स्थिति आ गई है लोगों और के भी विचार बहुत सारे मीम हैं सुधीर जी। जी। टॉम एंड जेरी में सीज फायर करा दिया, सुपरमैन बैटमैन में समझौता हो गया है। इसके अलावा बहुत सारे मीम्स हैं जो अब क्या मैं विवेक जी खुद ही सिर्फ उन्होंने ऐसा एक बयान दिया बात जिससे ट्रोल हो रहे हैं। एक बात करना चाहता हूं कि भारत और अमेरिका स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं। कौल साहब बैठे हैं वॉशिंगटन से, वो इस बात को रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि दुनिया में जिस तरह की स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में जिस तरह की टिल्टिंग हो रही है, टर्मवाइल हो रही है, उसमें अमेरिका और भारत के साथ इंडो पैसिफिक में ले लो, एशिया लार्जर में ले लो, एक सिनर्जी ऑफ इंटरेस्ट है। ट्रंप के इस बचकाना हरकतों से उस पर काफी पानी फिर गया है, उस पर पुनः लौटने से, जैसा कि निकी हेली का बयान देखिए अभी आया है, बिल्कुल, उन्होंने और कहा क्लियरली ये बात कहती हैं वो। उन्होंने कहा वो 25 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया है, उन्होंने बात एकदम कही है। सही, एकदम सही। 2000 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी वॉशिंगटन दौरे पे गए थे, क्लिंटन साहब ने उन्हें बुलाया था, उस समय का दिया हुआ बयान ये 2025 चल रहा है। तो निश्चित तौर पर हिली मैडम का बयान बिल्कुल सही है। जी। अमेरिका में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है जो ट्रंप के इस फैसले को बहुत ही विस्मयकारी तरीके से देख रहा है। मुझे लगता है कि अभी भी समय है कि ट्रंप साहब सही रास्ते पे लौट जाए। और वर्ल्ड कम्युनिटी में उनके खिलाफ रेज तो है ही, इवन यूएस में भी उनके खिलाफ रेज की स्थिति बनने लग गई, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो, चाहे वो दूसरी नीतियों को लेकर हो। तो अपने क्रेडिट के साथ खिलवाड़ को डोनाल्ड ट्रंप ने किया। धीरज कौल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मनन साहब आपके पास आ रहा हूं। कौल साहब। हाँ, आई एम सॉरी, मैंने आपका क्वेश्चन नहीं सुना। आपका क्या क्वेश्चन है? मैं कह रहा हूं अमेरिका जो कि जिसकी साख हुआ करती थी, जो बाइडेन और उससे पहले के लीडर्स तक, वो साख अमेरिका लूज कर रहा है क्या? अगर हम इन टर्म ऑफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखें, रशिया यूक्रेन वॉर देखें, अमेरिका का यू टर्न देखें, या फिर भारत से बिगड़ते संबंध देखें। देखिए, साख लूज करना तो बड़ा रिलेटिव पॉइंट है, जैसे आप सब जानते हैं। इंटरेस्ट कंट्रीज के होते हैं, कोई फ्रेंड्स और जियोपॉलिटिक्स में लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप और एनिमोसिटीज नहीं होती। एवरीबडी वॉचेस देयर इंटरेस्ट। लेकिन ये बात सही है कि ट्रम्प इज अ वेरी बिग डिसरप्टर। वो बिल्कुल एटिपिकल प्रेसिडेंट है। अगर आप मेरी लाइफ टाइम में मैंने नहीं देखा ऐसा। वो कंपनी के जैसे कंट्री को रन कर रहे हैं, लेकिन उनके 6-7 बड़े बड़े फोकसेस हैं, जिसमें से एक वर्ल्ड पीस है, और पूरा एफर्ट डाल रहे हैं कि ये पीस आ जाए। ये एफर्ट की तो एप्रिसिएशन करनी पड़ेगी, क्योंकि लेकिन कौल साहब, ये कैसा एफर्ट है? अगर आप रशिया को चोक नहीं करेंगे फाइनेंशियली, तो वो तो जंग लड़ता रहेगा। आप उससे सामान खरीद रहे हैं, डॉलर में उसको पे कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि भाई हम पीस करा देंगे दोनों देशों में। देखिए, ये मतलब इसमें 2 मिनट दीजिए मुझे प्लीज, लेट मी कंप्लीट। क्योंकि हाँ। एक हद तक ही आप एक कंट्री को चोक कर सकते हैं। मैं फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ा, मैं आपको एक चीज बताता हूं। भारत वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एआई का बैकबोन इंडिया के अंदर कैपेबिलिटीज है, और जो भी कंट्री तेजी से ग्रो करती है उसे चीप एनर्जी चाहिए। तो भारत की लीडरशिप बहुत अच्छा काम करते हुए रशिया से ले रही है। और दूसरा, ऑयल की प्राइसेस को भी स्टेबलाइज किया, वरना 134 जाता। यूरोप ने भी बहुत कोशिश की एलएनजी के अदर सोर्सेज लेने के लिए, लेकिन अगर आपको याद हो 2023 और 24 में वहां पे नाइट्स को लाइट नहीं होती थी, बिजली नहीं थी उन लोग के पास। तो कहीं ना कहीं उनको ईज करना पड़ा, क्योंकि लोग त्रासित हो गए थे। आप एक ही हद तक यूक्रेन का सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर में बिजली नहीं होगी, गर्म पानी नहीं होगा, तो कब तक आप यूक्रेन का सपोर्ट करेंगे? तो इसीलिए आज की डेट में यूरोपियन यूनियन रशिया का लार्जेस्ट, आई रिपीट माई सेट, एलएनजी बायर है। नंबर 2, अमेरिका के जो फार्मर्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि लैंड बहुत ज्यादा है और फर्टिलाइजर बहुत चीप है और सरकार उसको सब्सिडी करती है, तो इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट्स में उसकी कॉस्ट नीचे आती है। फर्टिलाइजर क्यों चीप है? क्योंकि सबसे इफेक्टिव, सबसे सस्ते फर्टिलाइजर रशिया बनाता है। तो फार्मर्स को हिट ना हो, इसीलिए रशिया से हम लोगों ने फर्टिलाइजर्स भी खरीदे। ये बात आपकी सही है। और दूसरी बात, आपके ही प्रवक्ता ने कुछ थोड़ी देर पहले बात की थी,
1929 में आप फैक्ट्स चेक करिए, अमेरिका के अंदर एक बड़ा रिसेशन आया था। उसके बाद एक हाली पैक्ट साइन हुआ था जिसके अकॉर्डिंगली 20 ऐसे 200 ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिसके ऊपर बड़े मात्रा में टैरिफ लगाया अमेरिका ने, और उस वजह से डिप्रेशन और वर्स हो गया। तो मैं इस पॉलिसी के बिल्कुल सख्त खिलाफ हूं कि ये टैरिफ से अमेरिकन ग्रोथ इंडस्ट्री को कुछ फायदा मिलेगा। ऑल्दो यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं रिपब्लिकन, उनका मानना है कि इससे ऑलरेडी हमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर मिलेंगे। लेकिन जो दूसरी चीज ट्रंप ने की है, 17 ट्रिलियन डॉलर्स के टैरिफ्स की वजह से जो नई कंपनीज अमेरिका में 17 ट्रिलियन विद टी आने के ऑलरेडी प्रोस्पेक्ट्स आ चुके हैं। एनवीडिया ने 500 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट का किया है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बहुत बड़ा डिसरप्टर है, ये बात सही है। बहुत सारी कंट्रीज अमेरिका से अपसेट हैं और मुझे लगता है इंडिया एंड अमेरिका आर नेचुरल अलाइज। 25 साल का जो रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है उसमें क्रैक्स आ रहे हैं। जितना इसको पुश करेंगे इंडिया ब्रिक्स की तरफ जाएगा, और ये बात सब जानते हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा एडवर्सरी चाइना है। अब मुझे लगता है चाइना आज की एक सेकंड जी, दीजिए। जल्दी से पूरा चाइना करिएगा, आज प्लीज। की चाइना आज की डेट में, मैं एआई के वर्ल्ड में काम करता हूं, रोबोटिक्स में अमेरिका से आगे है, सॉफ्टवेयर में 19-20 का फर्क है, भारत से भी बहुत आगे है, ये फैक्ट है। चाइना का अगर आप इंफ्रा देखें, चाइना की टेक देखें, चाइना का रोबोटिक्स देखें, तो भारत और चाइना अगर एक साथ आए तो बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन इसके अंदर क्या जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है कि वो साथ ना आए, ये एक क्वेश्चन है। वेस्ट सुप्रीमेसी अब खत्म होगा धीरे धीरे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। वेस्ट की जो सुप्रीमेसी रही है, नेटो की, यूएस की, वो सुप्रीमेसी अब जाएगी और एशिया की सुप्रीमेसी बढ़ेगी। इस पूरे मुझे लगता है कि ये जो वक्त आया है, ये जो वक्त आया है, इसके बाद से स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की रिजीम को इस चीज के लिए याद किया जाएगा। मनन द्विवेदी जी से एक रिएक्शन चाहेंगे, उसके बाद मैं शिवाज सर आपके पास आ रहा हूं। द्विवेदी सर, देखिए, यहाँ पर बात यह है कि जो अमेरिका है वो अपने राष्ट्र हित को सबसे प्राथमिक रखता है। अपनी विदेश नीति और कूटनीति में मैं इन दोनों शब्दों को इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूं। हमें इतिहास में भी जाना चाहिए। तो अगर हम साइकिल को देखेंगे, अमेरिकन ट्रेड पॉलिसी की साइकिल को देखेंगे, तो वो 3 फेजेस में इतिहासकारों ने, जो कि हमें इतिहास को देखना ही पड़ेगा। पहला फेज हुआ 1890 से लेकर 1860 तक, वो था अमेरिका का वो था अमेरिका का रेवेन्यू जनरेशन फेज। उसके अंतर्गत टैरिफ्स उस समय भी लगाए जाते थे यूरोप के, कॉन्टिनेंटल यूरोप के लोगों के ऊपर, उनके आने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर। उसके बाद जब 1860 और 64 तक चला सिविल वॉर, तो उस समय भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ सदर्न अमेरिका के कॉटन ग्रोवर्स के बीच में और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका के सी बोर्ड के ऊपर। यहाँ पे ये 2 बातें हुई और उसके बाद विक्ट्री यही हुई कि प्रोटेक्शनिज्म की विक्ट्री हुई, जिसके चलते जो सामान अमेरिका में आता था वो उसके ऊपर टैरिफ लगाए जाने लगे, उसके ऊपर सेस लगाए जाने लगे। उसके बाद आगे चलकर, जैसे मैंने आपको बताया, जो दूसरा फेज आया वो 1861 से लेकर 1933 तक आया, और जिस फेज में हम लोग हैं अभी वो है 1934 से लेकर टैरिफ गिरी तक का फेज। तो इस फेज की अगर हम बात करें तो मल्टीलैटरलिज्म और रिजीम और कलेक्टिविज्म, ये बातचीत अमेरिका ने एक्सेप्ट की और इसको और भी पुख्ता किया अमेरिका ने और विश्व ने उरुग्वे राउंड में 1994 में जब WTO का गठन हुआ। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये काम अमेरिका पिछले अपने पूरे एग्जिस्टेंशियल इतिहास में करता मैं जल्दी से सुधीर जी से एक रिएक्शन ले लूंगा। मैं इसी सवाल पर, सुधीर जी, क्या ये वेस्ट सुप्रीमेसी के डाउनफॉल की शुरुआत है या ट्रंप का रिजीम इसमें याद किया जाएगा? लेकिन ये प्रक्रिया बहुत धीमी गति से अभी बढ़ने वाली है। जब तक भारत और चीन में एक सहमति के स्तर पर सहमति नहीं होती है सही शब्दों में, तब तक ये प्रक्रिया बिल्कुल संभव नहीं है। भारत और चीन के बीच बहुत बड़ा ट्रस्ट डिफिसिट है। वो ट्रस्ट डिफिसिट भारत तो भरने की कोशिश कॉल साहब, जल्दी से आपका क्लोजिंग रिमार्क्स। जी कॉल साहब। धन्यवाद। देखिए, वर्ल्ड रिगार्डलेस ट्रंप आते ना आते बहुत बड़े डिसरप्शन से गुजर रहा है। भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैंने पिछली बार आपको डाटा के साथ दिया था, 3 सेकंड में बोलता हूं। हमारे इंटरनल मार्केट्स को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। हमारी खुद की खपत को ही अगर आप मैनेज कर लें तो बहुत बड़ा बूम मैन्युफैक्चरिंग का आ सकता है और गवर्नमेंट इसमें हेल्प कर रही है। लेकिन पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप की अभी भी
बहुत ज्यादा जरूरत है। ये गोल्डन टाइम है, इंडिया कैन राइज, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन अ डिस्ट्रेस चलिए, एरिया। वो तो हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए, और इस आपदा के समय में उन्होंने कई बार इस बात को कोट किया है। माफी चाहूंगा श्रीवास्तव सर, आप समय की बहुत ज्यादा कमी है, मुझे डिबेट यहीं रोकना होगा। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दर्शकों आपका भी जुड़ने के लिए।